हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यदेव शर्मा और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इतिहास की पहली क्लास। ठीक, इतिहास की पहली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आज भारतीय प्राचीन इतिहास का कालक्रम। क्या बात करेंगे इसमें? प्राचीन का जो भारतीय इतिहास है उसको कितने कालक्रम में बांटा गया है। दरअसल होता क्या है कि इतिहास एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में चलता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि इतिहास होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एक बात करेंगे, इतिहास क्या है। ठीक, तो यहां पर इतिहास, इति का मतलब होता है ऐसा और हास का मतलब है हुआ। अर्थात इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा हुआ होगा, तभी हम उस प्राचीन समय की चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं तथा उसका अनुकरण करते हैं कि जो प्राचीन समय में हुआ था वह अब ऐसा ना हो, जिससे कि उन गलतियों को दोहराने से जो हमारी भारी तबाहियां हुई हैं वो दोबारा तबाही ना हो। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में क्या कारण रहे थे कि इतनी बड़ी तबाही का सामना पूरे विश्व को करना पड़ा। फिर उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उससे भी हमको कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए। तो इसीलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। सही मायने में इतिहास क्या है या इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा वाक्य है कि जो गलतियां इतिहास में हुई, प्राचीन समय में हुई हैं या अतीत में हुई हैं, उन गलतियों को दोहराने से बचना, इसीलिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इतिहास को कितने कालक्रम में बांटा गया है। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं अभी और इसको फिर हम कुछ कालक्रम में विभाजित करते हैं। ध्यान रखें, वीडियो सामने आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक कर दें। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। ध्यान रखें, हम ये प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, आगे आने वाले इतिहास की बात करेंगे बाद में। तो जो पहला इतिहास है उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ठीक, दूसरे काल को माना जाता है, ये हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और इसको कहते हैं, यानी तीसरे पॉइंट को कहते हैं ऐतिहासिक काल, अर्थात प्री हिस्ट्री। दूसरा आता है प्रो हिस्ट्री और फिर तीसरा आ जाता है हिस्ट्री। ठीक, अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। यहां बात है प्राग। प्राग का मतलब होता है प्राचीन, यानी हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं उस इतिहास से भी इतिहास से पहले का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे हम मान सकते हैं पाषाण काल। कौन सा काल हो गया? पाषाण काल। अब रहेंगे, बात आती है कि हमें इसकी जानकारी मिलती कैसे है। तो देखिए, पहला पॉइंट कि हमें जानकारी इसकी सिर्फ मिलती है कुछ खास चीजों से, क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य तो है नहीं। लिखित साक्ष्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि झिंगा लाला हो करने वाले लोग थे उस समय। भाई, आदिवासी लोग, आदि मानव लोग, पत्थरों को घिस घिस के आग जलाने की प्रक्रिया थी, पत्थरों के औजार थे। लिखेंगे काहे से? उनका जीवन ही केवल खान पान पे होता था। इकट्ठा करना भोजन, उसको खाना, फिर भोजन इकट्ठा करना, फिर खाना। वह एक प्रकार से भोजन उगाना भी नहीं जानते थे। तो क्या उनके पास किसी प्रकार की लिपि होगी? जब लिपि नहीं होगी तो लिखित साक्ष्य भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो कौन सा साक्ष्य होगा जिससे हमको मालूम चले? हमारे पास है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य कैसे होते? जैसे कि हमने जब किसी चीज को यूज किया तो हमारे पास लिखित में प्रमाण भले ना हो, लेकिन हमने इस पेन से लिखा है तो हमारे पास कम से कम इस पेन का कोई तो अवशेष होगा ही होगा,
किसी प्रकार का जीवाश्म तो हो गई होगा उस समय का, उससे पता किया कि भाई उस समय के लोग कैसे थे। तो जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आएगा पाषाण काल। अब पाषाण काल का काल कोई छोटा मोटा काल नहीं है। हम मान सकते हैं कि प्रारंभ से लेकर और लगभग 3000 ईसा पूर्व तक के काल की बात हो रही है। अब पाषाण काल भी अगर इतने समय, लंबे समय की बात हो रही है, तो क्या इसमें हमने कालक्रम नहीं बांटे होंगे? जरूर बांटे होंगे। तो पाषाण काल को बांटा गया है मुख्य रूप से 3 भाग में। पहला आता है पूरा पाषाण काल, ठीक है, और दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा आता है नवपाषाण काल। ध्यान रखें, खाद्य संग्रहण से लेकर के खाद्य उपजाने तक की नवीन प्रक्रिया के काल को ही नवपाषाण काल तक माना गया है। यहां पर तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। किसका प्रयोग? तांबे का प्रयोग। यहां प्रक्रिया शुरू किससे हुई थी? पाषाण। पाषाण का मतलब पत्थर। पत्थर के काल से प्रक्रिया शुरू हुई और पहुंच गई है तांबे के प्रयोग तक। इस काल को कहा गया है प्रागैतिहासिक काल। ध्यान रखें, इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी जो चीजें यूज की थी, पहाड़ियों में रहे थे, गुफाओं में रहे थे, हड्डियां वगैरह मिली हैं, कौन कौन से जानवरों का प्रयोग होता था उनकी हड्डियां मिली हैं, उनके साथ दफनाने की प्रक्रिया मिली है, इसको कहा गया है प्रागैतिहासिक काल। ठीक, आगे आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब हो गया है कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो प्रूफ करती हैं कि इतिहास का हिस्सा है, कुछ चीजें ऐसी मिली हैं कि इतिहास का हिस्सा नहीं है। जैसे हम मुख्य रूप से मानते हैं कि इतिहास लेखन की प्रक्रिया ही इतिहास कहलाती है, यानी जहां से इतिहास के लेखन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, लिपि शुरू हो जाए। लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, अर्थात लिपि तो थी, लिपि तो थी लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई। लिपि तो थी लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई। पता नहीं किस प्रकार की लिपि रही होगी। जैसे ये लिपि हमको दिखाई देती है हड़प्पा सभ्यता में, यानी सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में लगभग में 250 से 400 अक्षर पाए गए हैं। उसमें वुस्ट्रोफेडन लिपि का प्रयोग किया गया है। उसको पढ़ने का प्रयास भी खूब किया है हमारे इतिहासकारों ने, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। फिर आप कहोगे कि इसके बारे में हमको पता कैसे चला? दरअसल हमको इसके बारे में पता चला है दूसरे प्रकार के साक्ष्य से, जिसे हम लोग कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा साक्ष्य उपलब्ध है हमारे पास? पुरातात्विक साक्ष्य। हम देखते हैं कि हमारे पास पूरी सभ्यता मिल गई, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये सभ्यता हमको पाकिस्तान के सबसे पहले शुरुआत में जो हमें स्थल मिला है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में हमको प्राप्त हुआ है, जिसको कहा जाता है हड़प्पा। और क्योंकि पहली बार हड़प्पा मिला है, स्थल हड़प्पा मिला है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में, और उस समय जो काल था वो अंग्रेजों का काल था जब उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। आधा लिखित साक्ष्य हमारे पास है, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं गए। हालांकि इनकी प्रमाणिकता हो जाती है, और वो हो जाती है पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा। एक और काल इसमें आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में मौखिक प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान उपलब्ध कराया जाता था। कहते हैं कि गुरुकुल हुआ करते थे, ऋषि मुनि शिक्षा दिया करते थे, और विभिन्न प्रकार के जो हमारे वेद हैं उनका भी इसमें संकलन माना जाता है। वेद, ऋग्वेद जो हमारा है सबसे प्राचीन ग्रंथ, वह वैदिक काल की सबसे बड़ी प्रमाणिकता सिद्ध करता है, और वह एक प्रमाणिक स्रोत भी माना जाता है वैदिक काल का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल की।
ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि यहां पर लिपि है और पढ़ी भी गई है। अगर लिपि भी है, पढ़ी भी गई है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो साक्ष्य होंगे वो प्रमाणिक होंगे। दूसरा, और खास प्रमाण करने के लिए देखो पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं। जैसे कि अगर कोई कहे या फिर कोई लिखित में दे कि यार उस जगह पर वह व्यक्ति खड़ा था, और फिर आपको ये भी मालूम चल जाए कि उसने किसी चाट के ठेले से चाट खाई थी, 4-6 लोग आपको बता दें उसने जिस पत्तल में चाट खाई थी वो भी आपको दिख जाए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उसने वो चीज़ खाई थी या वो चीज़ वहाँ पर थी। ठीक है, तो अगर ऐसे काल की हम बात करेंगे तो जैसे कि हमारा देखिए बुद्ध काल है ना, हमारा आ जाता है महाजनपद काल। इसका मतलब है कि इसके आगे जो भी मौर्य काल, गुप्त काल, ये जो आते हैं इतिहास, जो हमारा सिस्टम आता है, आधुनिक काल आता है, वो सब हम ऐतिहासिक काल में मान सकते हैं, उसको हम लोग इतिहास कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं पक्षों को पढ़ने के लिए हमें एक लंबा समय देना पड़ेगा। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कैसा, पाषाण काल, कि पाषाण काल कौन सा होता है, फिर उसके हम लोग आयाम देखेंगे। पाषाण काल के ही प्रकार हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बावजूद क्योंकि ये वाला जो समय है बहुत लंबा समय है, तो इस समय को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि मतलब हमारा निम्न पुरापाषाण काल हो गया, मध्य पुरापाषाण काल हो गया है, उच्च पुरापाषाण काल हो गया है। तो ये भी एक लंबा समय हो गया कि किस समय से आदमी ने धान खाद्य संग्रहण की प्रक्रिया शुरू की, फिर उसके बाद उसने उगाना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, कैसे करके उसकी संस्कृति का विकास होता गया। इन सभी पक्षों को देखने के लिए हमें इसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा काल को। हड़प्पा काल में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक नगरीय सभ्यता बनी, ग्रामीण ना होकर के नगरीय सभ्यता थी, और एक ऐसी सभ्यता जिसने हमारे भारत देश को एक गौरवान्वित महसूस करने का एक काम दिया है। दूसरा वैदिक काल, जिसके द्वारा जो कार्य किए गए थे उनका प्रयोग हम आज भी करते हैं, उनके संस्कार भारत में आज भी प्रचलित हैं। तो हड़प्पा काल और वैदिक काल, इनकी जो परंपराएं थी, जो संस्कृति थी, वो हमारे यहाँ आज भी प्रचलन में है। ठीक है, फिर हिस्ट्री अगर हम बात करें यानी ऐतिहासिक काल की, तो इसमें क्या होता है, फिर हम लोग सबको फिर बारीकी से पढ़ेंगे। हम लोग बुद्ध को ही पढ़ेंगे, महावीर स्वामी को पढ़ेंगे, फिर एक बहुत बड़ा मतलब महाजनपद काल, बहुत बड़ा 16 महाजनपदों का एक काल आता है, फिर उसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा, मौर्य काल, फिर मतलब हम तमाम चीज़ें इसमें अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।